मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस के लिए सबसे सटीक और शानदार सेट आ गया है। बिहार पुलिस में अचानक सिलेबस चेंज हो जाने पर किरण पब्लिकेशन ने भी पूर्णतः नए सिलेबस क्लास 9 और 10 पर आधारित एक प्रैक्टिस बुक लॉन्च कर दिया है। यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर बने रहें, सभी प्रैक्टिस सेट को शानदार तरीके से आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है पहला कि शिव का पर्यायवाची क्या होगा। तो शिव का पर्यायवाची होता है श्रीकंठ, है ना। श्रीकंठ शिव का पर्यायवाची है, ठीक है, ये याद रखना है। शिव का पर्यायवाची में आपको और भी चीज़ें याद रखना है, जैसे कि महादेव शिव का पर्यायवाची है। महादेव हो गया, शिव, नीलकंठ, शंकर, महाकाल, रुद्र, त्रिमूर्ति, ये सभी शिव का पर्यायवाची है, ठीक है। और ये मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है। और अंबर ये आसमान का पर्यायवाची है, ठीक है। और हेरम्ब जो है ये गणेश का पर्यायवाची है। ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बहुधा का विलोम कौन सा होगा। तो बहुधा, है ना, बहुधा का विलोम होता है यदा कदा, है ना। बहुधा का विलोम क्या होता है? यदा कदा होता है। बेमेल का उल्टा क्या हो जाएगा? बेमेल का हो जाएगा संगत। सदैव का क्या हो जाएगा? कभी कभी। और बाध्य का क्या हो जाएगा? वो बाध्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि लाल पान की बेगम कहानी में किसे लाल पान की बेगम कहा गया है। तो लाल पान की बेगम कहानी में लाल पान की बेगम कहा गया था बिरजू की माँ को कहा गया था। याद रखना है, बिरजू की माँ को। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि लाल पान की बेगम कहानी के रचनाकार कौन है। तो लाल पान की बेगम कहानी के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। याद रखना है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि कहानी का प्लॉट, इसका लेखक कौन है? तो शिव पूजन सहाय है। कहानी का प्लॉट के रचनाकार जो है, लेखक है शिव पूजन सहाय। इसे याद ऐसे रख लीजिएगा, कहानी का प्लॉट, यानी कि कोई प्लॉट अगर खरीदते हैं तो क्या करते हैं? उस पर पूजन करते हैं ना, शिव पूजन करेंगे। और पूजन कैसे करेंगे? तो खाना खा के तो नहीं करेंगे, मतलब क्या, पूजा करते हैं तो पहले सह के पूजा करते हैं, ठीक। पहले सहते हैं। तो कहानी का प्लॉट यानी प्लॉट खरीदें तो शिव की पूजा करेंगे सह के, यानी शिव पूजन सहाय। कहानी का प्लॉट का लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। और एक याद रखना है, भारत की पुरातन विद्यापीठ, पीछे वीडियो में आया था कि भारत की पुरातन विद्यापीठ कहानी के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो व्याप्त शब्द का विलोम होगा ओ व्याप्त, है ना, काफ़ी आसान है। व्याप्त का विलोम हो गया ओ व्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, मतलब उसे क्या कहा जाता है? कानीन कहा जाता है। नेक्स्ट है संस्कृत का विशेषण कौन सा है। तो संस्कृत का विशेषण है सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक। संस्कृत का एडजेक्टिव क्या हो गया? सांस्कृतिक। नेक्स्ट है अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। तो अमृत का पर्यायवाची है सोम, है ना। अमृत का पर्यायवाची क्या हो गया? सोम हो गया, ठीक है। और राघव जो है ये राम का पर्यायवाची है। और दादुर जो है ये दादुर मेढक का पर्यायवाची है। और विपिन जो है ये जंगल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य इसमें से होगा पेड़ से पत्ता गिरा, ये शुद्ध है। बाकी ये सब गलत है, जैसे पत्ता गिरा पेड़ों से, ये सारी चीज़ें गलत है, ठीक है। तो पेड़ से पत्ता गिरा ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। ठीक है, तो ये किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। तो इसका आंसर क्या होगा? और भी इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सेन साहब, है ना। ये किसने कहा था? सेन साहब। नेक्स्ट है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ है कि अत्यधिक प्रिय होना, है ना, काफ़ी फेवरेट होना आपका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अधिक प्रिय होना, ठीक है। नाक का बाल होना कहानी का अर्थ होता है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ हो गया अधिक प्रिय होना, ठीक है। एक पीछे वाले सेट में आया था क्या? गाल बजाना। गाल बजाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डींग हाँकना। और एक आया था वार खाली जाना, यानी कि कोई प्लान है आपका है उसका सफल न होना, किसी का प्लान है वो सफल न होना, वो होता है वार खाली जाना। नेक्स्ट है
कि सहजोबाई में के काव्य में किसकी महिमा दिखाई पड़ती है। सहजोबाई के काव्य में किसकी महिमा दिखाई पड़ती है, तो गुरु की महिमा दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, अब इंग्लिश का आता है। इसमें क्या पूछा है, वेस्ट एक्सप्रेसेस। देखिए सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब होता है साइनो, डायरेक्ट ये वेस्ट एक्सप्रेसेस यानी साइनो पूछा जा रहा है। तो एनिग्मा का मतलब क्या होता है, एनिग्मा मतलब होता है पहेली, है ना, पजल। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, तो पजल। इसमें रिडल का मतलब भी होता है पजल, ठीक है, RIDDLE, रिडल मतलब ये होता है पजल होता है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। विच अपोजिट है ना, अपोजिट पूछ रहा है। इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व, है ना, जड़त्व होता है इनर्शिया मतलब। और इसका अपोजिट हो जाएगा एक्टिवनेस, है ना, फुर्तीला। तो इसमें से ऑप्शन में से को क्या होगा, इसका हो जाएगा विगोर, है ना, विगोर मतलब होता है जोश या ताकत, है ना, इसका एंटो हो जाएगा, ठीक है, एंटो यानी ऑपोजिट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा है, चूज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड मतलब शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द जो है वो पूछा है, ठीक है, इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये पायस जो है, ये वाला पायस ये शुद्ध है, ठीक है, PIOUS, पायस मतलब होता है धर्म। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक्स, एक सेंटेंस खाली स्थानों के साथ दिया हुआ है, आर टू बी फिल्ड विथ ए अप्रोप्रिएट वर्ड, एक उपयुक्त शब्द के साथ इसको भरना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ना 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिया हुआ है। और फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सभी प्रश्नों के लिए आप सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द पैसेंजर्स वेयर अफ्रेड बट द कैप्टन डैश देम दैट देयर वाज नो डेंजर। तो देखिए मोटा मोटी आइडिया लग गया। इसमें क्या है, पैसेंजर क्या हुआ, घबरा गया, डर गया था, लेकिन कैप्टन ने क्या बोला, कैप्टन ने कहा कि दैट कि देयर वाज नो डेंजर, कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो इसमें से होगा क्या, सलाह दिया या तो सुझाव दिया, नहीं, उसमें क्या बोला कि कैप्टन एश्योर्ड, यानी कैप्टन ने सुनिश्चित किया, है ना, पैसेंजर को सुनिश्चित किया कि डरने की कोई बात नहीं है, खतरा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, एश्योर्ड, है ना, द कैप्टन एश्योर्ड देम, यानी उन्हें ये आश्वस्त दिलाया कि कोई खतरा नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16 में कि आई इंसिस्टेड डैश हिज लिविंग द प्लेस। आई इंसिस्टेड के साथ अक्सर क्या होता है, ऑन लगता है, ठीक है। आई इंसिस्टेड ऑन मतलब होता है जोर देना, है ना, किसी बात पर जोर देना, है ना, आग्रह करना, जोर देना। तो ये होता है आई इंसिस्टेड ऑन हिज लिविंग द प्लेस, मैंने उस जगह से चले जाने पर जोर दिया, है ना। आई इंसिस्टेड ऑन हिज लिविंग द प्लेस, यानी मैंने उस जगह से चले जाने पर जोर दिया। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, ऑन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, इसमें क्या आइडम फ्रेज है ना, देखते के साथ आइडम फ्रेज देखें, बस इसका मुहावरे बताना है। तो आइडम फ्रेज इसका बताना है, बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस का मतलब होता है कि घुमा फिरा कर, है ना, झिलफिलाना, है ना, देहाती में बोलते क्या, झिलफिलाना, बीट अराउंड द बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी मेन टॉपिक से इधर उधर भटकाना, ठीक है, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा, कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड, यानी सब्स्टिट्यूट पूछता है, यानी सब्स्टिट्यूट मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द। तो अनेक शब्दों में क्या क्या दिया हुआ है कि ए रिकॉर्ड ऑफ वंस आउन लाइफ, यानी अपने जो जीवन का है पूरा उसका रिकॉर्ड खा रिटेन बाय वन सेल्फ, यानी खुद के द्वारा लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, जीवनी कहलाता है। ऑटोबायोग्राफी, है ना, ऑटोबायोग्राफी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा है कि सेंटेंस अरेंजमेंट वाला ये, है ना, देखिए ये क्या है, जो 4 सेंटेंस दे दिया जाता है ना, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेज 3 ऑफ विच आर जम्बल्ड, है ना, कुछ मिला दिया जाता है उसमें, उसको आपको सही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो इसको जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा होगा पहले और कौन सा बाद में होगा, इसको क्रम में सजाना है, ठीक है। तो इसको जब पढ़ेंगे तो कुछ आइडिया आएगा, ठीक है। व्हाट व्हेन देयर शॉर्ट रेसिंग कैरियर्स आर ओवर, ग्रे हाउंड्स, है ना, ग्रे हाउंड्स आर एडोप्टेड एज हाउस होल्ड पेट। ग्रे हाउंड्स मतलब होता है एक शिकार करने वाला एक कुत्ता होता है, ठीक है, खरहे का शिकार करने वाला एक कुत्ता होता है। तो आर एडोप्टेड एज हाउस होल्ड पेट्स, यानी कि घर में पालने के लिए क्या उसे एडेप्ट किया,
तो ग्रे हाउंड रेसिंग इज ए पॉपुलर स्पेक्टेटर स्पोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका में इसे क्या है खास करके स्पोर्ट्स में इसका यूज किया जाता है इस कुत्ते का। दे वरी दैट द ग्रे हाउंड्स वुड नीड ए लार्ज स्पेस टू रन टू गेट सफिशियंट एक्सरसाइज, मतलब पर्याप्त व्यायाम के लिए उसे क्या दौड़ने के लिए पर्याप्त उसकी जगह चाहिए था, ठीक है। फिर अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपुल हेसिटेट टू एडॉप्ट ए रिटायर्ड रेसिंग ग्रेहाउंड एज ए पेट, यानी पालतू के रूप में इसे कई लोग एक्सेप्ट करने में स्वीकार करने में हिचकिचाते थे दुर्भाग्यवश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मालूम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 पहले आएगा बी, ठीक है। ग्रे हाउंड रेसिंग इज ए पॉपुलर स्पेक्टेटर्स स्पोर्ट से पहले इसके बारे में जो चर्चा में बताया गया ना कि जो कुत्ता है वो क्या है यूनाइटेड स्टेट्स में एक खेल के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है कि बट व्हेन देयर शॉट्स, जब उस क्योंकि लेकिन उसका जो रेसिंग कैरियर से आर ओवर जब हो जाता है तो ग्रे हाउंड्स आर एडोप्टेड एज हाउसहोल्ड पेट्स में किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आएगा डी, है ना, डी आएगा कि अनफॉर्चुनेट, लेकिन क्या देखिए यहाँ पर क्या है किया जा सकता है लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कई लोग इसे हिचकिचाते हैं, ठीक है, लेने से, तो डी में आ जाएगा। फिर आएगा आपका सी, दे वरी, वो चिंतित हो गए, दैट ग्रे हाउंड्स वुड नीड ए लार्ज स्पेस, क्योंकि उसके लिए जगह काफ़ी चाहिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको बताना है, ठीक है। तो डायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में इसको बदलना है। तो इसमें क्या होगा देखिए, डोंट पार्क हेयर द पुलिसमैन सेड टू देम, यानी पुलिसमैन उसे कहा कि यहाँ पर पार्क नहीं करें, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट में आएगा कि द पुलिसमैन, डोंट होता है ना, डोंट अगर भर आए तो क्या होता है ऑर्डर में आता है, ठीक है, ऑर्डर में आएगा। देखिए पहले नंबर तो जो छांटना है वो छंट जाएगा, जैसे सेड टू नहीं होगा यहाँ, ठीक है। सेड जब इनडायरेक्ट में चेंज होता है द पुलिस ऑर्डर टू वाला होगा, लेकिन ये नहीं होगा, सेड वाला जो है वो हट जाएगा, सेड वाला ये कट जाएगा। अब बचिए क्या, ऑप्शन नंबर 1 और 4 बच गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि हेयर जो है ना वो चेंज होता है क्या देयर में, तो इसमें क्या हेयर ही दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा देयर वाला, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पुलिसमैन ऑर्डर्ड देम नॉट टू पार्क, है ना, नॉट टू पार्क देयर, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मैथ का है और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब मैथ में क्या है, इसका मान क्या होगा, तो देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन रहे, रूट एंडर दिया हुआ कुछ और माइनस में 2 रूट एंडर ये दिया हुआ है, यानी कि एक चीज़ ध्यान रखना है कि रूट एंडर के अगर लेफ्ट साइड में अगर 2 अगर ला दिए या तो पहले से दिया हुआ तो और आसान है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कि इसको कैसे बनेगा, तो इसको 2 भागों में तोड़ना, ठीक है। ऐसे मतलब तोड़ना है कि उसका दोनों के गुना करने पर ये आ जाए 77 और जोड़ने पर ये 18 आ जाए, जैसे कि 11 और 17, 11 17 क्या होगा 18 जोड़ने पर और गुना करने पर 11 7 77, तो आंसर क्या आ जाएगा रूट 11 और क्या है 11 7 है, तो 11 7 में रूट 11 रूट 7 और यहाँ क्या माइनस, तो माइनस में, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से जैसे टाइम नहीं हो तो आराम से टिक करके निकल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बनाना है तो देखिए कैसे बनता है, a माइनस बी या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये फॉर्मूला ये सेट किया हुआ रहता है हिसाब, ठीक है। तो ये कैसे होगा देखिए, इसको हम लिख सकते क्या, पहले ऊपर रूट अंडर पूरा लिख दीजिए, और 18 को लिख सकते क्या 11 + 7, फिर माइनस 2, और इसको जो 77 है रूट 77 इसको लिख सकते क्या रूट 11 इंटू रूट 7, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अंदर में है ये चीज़ें, इसको लिख सकते हैं क्या रूट 11 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 11 को रूट 11 के स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर रूट इसको 7 को जो है रूट 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस में देखिए रूट 2 11 इंटू रूट 2 7 है, यानी कि क्या हो गया देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, ठीक है। यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो a क्या है ये है, ठीक है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं, इसको देखिए लिखिए a क्या होगा रूट 11a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अंदर में, और जो रूट ऊपर है वो रहेगा ही, ठीक है। तो रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा रूट 11 माइनस रूट 7, आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है
कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तथा ए अकेले 30 दिन में करता है। सिंपल है, देखिए दोनों मिला के दिया है 20 दिन में और ए दिया है 30 दिन में, तो दोनों मिला में ए घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा। तो बी का ही पूछा है, बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो देखिए दोनों मिला के करता है 20 दिन में, यानी एक दिन में 1/20 भाग, और ए का घटा देंगे 1/30। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, 3 में से 2 गया 1/60, यानी 1/60 भाग बी करता है। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, इसको उलट देना है, 60 दिन में करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि टंकी का पानी जो 2/5 भाग 6 मिनट में भर जाता है तो बचा हुआ भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 2/5 भाग 6 मिनट में भर जाता है। ठीक है, तो यानी कि 2/5 भाग कितना, 6 मिनट में भर जाता है। ठीक है, तो टोटल टाइम भरने में कितना लगेगा, देखिए फिनिश बराबर इक्वल, तो ऐसे करके देखिए इतना जो भरता है बराबर कितना, 6 मिनट में। तो इसको कैलकुलेट करिए, 2 तिया 6 और ये 5 इधर गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, यानी कि टोटल भरने में 15 मिनट टाइम लगता है। ठीक है, टोटल भरने में 15 मिनट टाइम लगता है। तो शेष भाग, शेष कितना है, 5 में से 2 घटाइए 3, 3/5 भाग इसका शेष है। तो भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल भरने में कितना, 15 लगता है। 15 से गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9 मिनट लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, इस टाइप के अगर डाउट हो तो इस टाइप के दोबारा जब हिसाब आएगा तो फिर आपको और अच्छे से मतलब आराम तरीके से फिर बताएंगे। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो बताइएगा ज़रूर। अब क्या है कि किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक इतना दिया हुआ है, तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। बहुलक होता है, एक होता है माध्यिका, एक होता है माध्य। ठीक है, ये 3 हिसाब पूछा जाता है तो इस टाइप के। तो माध्यिका में क्या होता है, जो इतना आंकड़ा दिया हुआ है सबको बढ़ते क्रम में सजा के बीच वाला हो गया आंसर। बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें जो बहुलक यानी जो बहुत बार आया है, बहुलक यानी जो बहुत बार आया है वही आंसर हो जाता है। जैसे 43 है, 44 है, 65 है, सब है, तो जो ज़्यादा बार आया वो आंसर हो जाएगा। जैसे 65 यहाँ ये 2 बार आया, देखिए। ठीक है, बाकी सब 1-1 बार आया, तो 2 बार 65 आया, ज़्यादा बार कौन आया, बहुत बार आया 65, तो आंसर क्या हो जाएगा, 65 इसका हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान होता है। नेक्स्ट है कि यदि कुर्सियों को 1200 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 1200 और 1500 रुपये प्रति कुर्सी बेचता है, विक्रय मूल्य हो गई है, तो लाभ क्या होगा, तो 300 रुपये का लाभ हो रहा है ना, 12 3 15, तो 300 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 1200 गुना 100 कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। तो 3 चौक 12, 4 से कटिए और 4 के काटेंगे 25 चौक 100, यानी 25% इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, ताश के 52 पत्तों में से पत्ता यादृच्छिक या खींचा जाता है, क्या प्रायिकता है कि वह श्याम बादशाह होगा। तो देखिए श्याम बादशाह जो होता है, देखिए हर 4 पत्ते होता है, ताश देखे हुए हैं तो 4 पत्ते में क्या 2 1 होता है, जैसे होता है ना कि चिड़िया होता है और एक काला पान का ऐसे करके होता है, तो 2 होता है उसमें। ठीक है, एक टाइप का 2 रहता है, तो श्याम पत्ता जो बादशाह होगा ये 2 होगा। ठीक है, तो 2 होगा, तो इसमें क्या प्रायिकता है कि श्याम बादशाह होगा, तो 2 निकाल, उसमें क्या 2 प्रायिकता है 2 है ना, टोटल कितना है 52, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/26 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन में देखते हैं 1/26 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर है 26 का 1/26 ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि धन राशि किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि ब्याज दर 2% से बढ़ा दी जाए, देखिए जो है वो तो है ही, लेकिन इसमें क्या शर्त रखा है, अगर 2% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज भी 190 रुपये से बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ धन राशि क्या होगा, तो इस टाइप के हिसाब में काफ़ी आसानी से बनेगा। कैसे, देखिए 5 वर्ष के लिए 2% बढ़ा, प्रतिशत में कितना बढ़ जाएगा, अगर बढ़ जी जाए तो प्रतिशत में बढ़ जाएगा 5 दूनी 10%, प्रतिशत में कितना 10% बढ़ गया, और रुपया में कितना बढ़ा 190। ठीक है, तो दोनों इक्वल कर दीजिए, प्रतिशत में 10% और रुपया में 190। ठीक है, तो धन राशि क्या हो जाएगा, तो 100% इसका धनराशि हो जाएगा। 10% का मान आ गया 190, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 10 यहाँ है, 10 में 1 शून्य बैठाएंगे 100 हो जाएगा, तो इसमें 190 में 1 शून्य बैठा दीजिए, यानी कि 1900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
कि चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है। ठीक है, तो बना देते हैं। देखिए, चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है। ठीक है, फिर से देखिए, स्पेस थोड़ा कम होने के कारण थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन ध्यान से अगर समझिएगा थोड़ा आप लोग भी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज के अंदर क्या है, एक वृत्त बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया। ठीक है, ये वृत्त सब भुजा में क्या टच कर रहे हैं। ठीक है, एक वृत्त बनाया गया। अब इसमें बोला क्या, इसमें क्या ए बी सी डी। ठीक है, तो ए यहाँ बैठा दीजिए, ए बी सी डी। ठीक है, अब बनाया गया और ए बी बी सी सी डी और डी ए को क्रमशः, यानी कि ए बी क्रमशः पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करता है। कहाँ कहाँ ए बी जो है स्पर्श करता है, कहाँ, पी पर, है ना, यहाँ स्पर्श करता है पी पर। और फिर क्या बोला, बी सी पर क्यू, बी सी पर यहाँ क्यू पर स्पर्श करता है, और सी डी पर आर, सी डी पर यहाँ आर स्पर्श करता है, और ए डी पर स्पर्श कर रहा है कौन, एस, यहाँ पर एस स्पर्श करता है एस पर। ठीक है, अब क्या बोला कि यदि ए एस बराबर 8 है, ए एस बराबर 8 है यहाँ पर, यानी ए एस जो है ये 8 दिया हुआ है। ठीक है, फिर बी सी बराबर 11 है, यानी कि ये टोटल जो है 11 दिया हुआ है। ठीक है, बी सी, और सी आर 5 दिया हुआ है। सी आर कहाँ है भैया, यहाँ है ना, सी आर ये है, ये 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी की लंबाई क्या है, ए बी कहाँ है, तो ए बी यानी कि ये वाला लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, किसी चतुर्भुज में अगर वृत्त जो है वो उसके अंदर है। ठीक है, और ये जो मध्य बिंदु, ये बिंदु पर ये स्पर्श करता है, तो इसमें क्या होगा, देखिए, अगर इस तरह से चतुर्भुज के अंदर है अगर, और बीच ये जो सर्किल जो है स्पर्श करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो है पोर्शन ए एस या तो इधर ए पी, ये आपस में बराबर होगा, ये और ये आपस में बराबर होगा, ये और ये आपस में बराबर होगा, ये और ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी कि ये अगर 5 है, ये दिया हुआ 5 है। ठीक है, तो ये भी 5 हो गया। ठीक है, और ये 5 दिया हुआ है, और टोटल ये कितना, 11 है, टोटल ये 11 है, तो 5 ये है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 6, ये 6 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6, ये भी 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, और ये दिया हुआ 8, ये अगर 8 दिया हुआ तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो पूछा ए बी कितना होगा, तो ये 8 और ये 6, कितना हो जाएगा, 814। आंसर क्या हो जाएगा, 14 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 14 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि कोस 9 डिग्री है और फिर प्लस साइन 81 डिग्री है, फिर है क्या, सेक 9 डिग्री और कोसेक 81 डिग्री है, बटा में साइन 56 डिग्री इंटू सेक 34 डिग्री, प्लस पे है कोस 25 डिग्री इंटू कोसेक 65 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, काफ़ी भारी लग रहा है, लेकिन बनाना है कैसे, आसानी से। ठीक है, कैसे बनेगा आसानी से, देखिए, इसका बनेगा ऐसे कि देखिए, साइन ये कोस 9 डिग्री है ना, और ये साइन 81 डिग्री है, तो साइन 81 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 - 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 - 9 लिखेंगे तो 81 होगा ना, तो साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कोस थीटा यानी कि कोस 9 ही हो जाएगा, यानी कि 2 कोस 9 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये कोस 9 है, ये भी कोस 9 ही है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 कोस 9। ठीक है, फिर ये इंटू में है, तो इंटू यहाँ करिए, फिर उसी तरह सेक 9 है, और यहाँ कोसेक कोसेक कितना है, 81 है, तो कोसेक 81 को क्या लिख सकते हैं, तो ये कोसेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 - 9 है ना, तो कोसेक 90 - 9 कोसेक क्या बदलता है उल्टा कोसेक में, है ना, कोसेक 90 - थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि सेक 9 डिग्री ये भी है। ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए, अगर कोस का उल्टा जो साइन, जो देखिए साइन 90 - थीटा, ये अगर पढ़े होंगे तो वो जो होता है प्रथम पाद में, चतुर्थ पाद में, जो द्वितीय पाद में, तो ये जो कोस बदलता है साइन में, है ना, और 90 - थीटा, जैसे साइन 90 - थीटा, तो क्या हो जाता है, वो कोस थीटा हो जाता है। उसी प्रकार सेक बदलता है कोसेक में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और टेन बदल जाता है कोट में, तो ये है
जैसे यहाँ देखें कि कोस है, अब बदलता है कितना, साइन में बदलता है, और दोनों का मान देखिए 90 है, यानी कि ये हो जाएगा क्या, दोनों एक में लिख सकते हैं ये, ठीक है। ये हो जाएगा कोस, ये भी 9 है, उसी प्रकार ये सेक 9 है। अब कोसेक में बदलता है, कोसेक की क्या सीधे है, इसको भी सेक 9 लिखा जाएगा, यानी कि सेक 9 और सेक 9 2 सेक 9 हो जाएगा, 2 सेक 9 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हो गया 2, ये वाला 2 कोस 9 इंटू ये 2 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, 2 ये सेक बदलता है कोसेक में, तो कोसेक 90 माइनस 90 क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 9 यहाँ पर लिखेंगे, तो कोसेक सेक 9 होता है, सेक 9, और यहाँ 2 सेक 9 और सेक 9 क्या हो जाएगा, 2 सेक 9 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 2 सेक 9 होगा यहाँ, ठीक है, ये सही है, 2 सेक 9 हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या देखिए, बटे में साइन 56 है, और यहाँ कोसेक अति सेक 34 डिग्री है, तो इसका क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा मालूम, सेक को यहाँ बदल सकते हैं, सेक कोसेक में बदलता है, ठीक है। यहाँ जैसे ऊपर बदला है तो यहाँ हो जाएगा जैसे सेक 34 डिग्री है, तो ये बदला जाएगा कोसेक 56 में, इसको 90 माइनस 34 करिएगा 56 हो जाएगा, यानी कोसेक 56 में हो जाएगा, साइन और इंटू कोसेक रहेगा, तो कोसेक क्या होगा, सीधा बटा में करेंगे तो साइन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि साइन बट्टा साइन हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका मान कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका भी मान कट के 1 आ जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये भी जैसे सेक है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसका सेक 9 को लिख सकते हैं क्या, 1 बटे कोस 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोस 9 और कोस 9 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा 4, और नीचे क्या होगा 1 + 1, यानी कि 2 दूनी 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि AQ + BQ बराबर 110 है, तो A + B बराबर 5 दिया हुआ है, तो A + B के होल स्क्वायर माइनस 3AB बराबर क्या होगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो A + B का होल स्क्वायर क्या होगा, A² + B² + 2AB, ठीक है। अब माइनस दिया हुआ है 3AB, ठीक है। अब देखिए 2AB में से 3AB माइनस हो गया तो क्या 1 होगा, -1AB, यानी कि A² + B² - AB होगा, ठीक है, यानी कि इसका मान निकालना है हमको अब, ठीक है। A² - B + B² - AB का मान निकालना है, ठीक है। तो ये इससे देखिए, इससे रिलेटेड AQ + BQ बराबर एक सूत्र होता है, क्या AQ + BQ बराबर होता है ना, A + B × A² + B² - AB सूत्र होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो इतना बराबर कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, ठीक है, इतना बराबर 110 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें A + B का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 को इधर ले आएंगे नीचे, इधर 110 के 5 से काटेंगे, 22 पंचे 72 से, यानी कि इतना बराबर क्या हो जाएगा, 22 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया 22, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, क्या AQ + BQ बराबर क्या हो जाता है, A + B × A² + B² - AB, ठीक है। तो ये आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है, अब क्या रीजनिंग का है, देखिए 4 का क्यू किया है, 4 का क्यू 64, तो 6 का क्यू कर दीजिए 216, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से विषम संख्या को चुनिए, तो विषम चुनना है, तो आप देखने से आइडिया लग रहा है, 4 का जैसे क्यू है उसी प्रकार 11 का ये क्यू है, 5 का क्यू ये नहीं है, ठीक है, तो ये 7 का क्यू है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 32 का 3 हो गया। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त संख्या लुप्त बताना है कौन है, तो देखिए 7 ये जो 67 है, 67 में 3 माइनस हुआ, फिर है 3 माइनस हुआ, फिर माइनस कितना हुआ 5, तब आया 59, फिर माइनस हुआ कितना 7, तब आया 52, यानी कि 3 2 5 2 7 2 9, यानी अभी -9 होगा, तो 52 में 9 घटाइएगा तो कितना होगा, 52 में पहले 2 घटा दीजिए 50, 50 में 7 घटाइए तो 43, 43 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 34,
34 में क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब क्या होता है, चार भुजा होना चाहिए, ठीक है। तो चार भुजा वाला गिनती करेंगे। अच्छा पहले तो ये ले लीजिए, देखिए एक ये हो गया, एक ये दो, और एक ये तीन हो गया, फिर ये चार, पाँच, और ये छः, फिर इसको ऐसे लीजिए सात, फिर ये वाला आठ, ठीक है, आठ हो गया, और एक ये ले सकते हैं, टोटल 9, और एक यहाँ लेंगे ये भी देखिए, एक भुजा, एक दो, एक तीन और एक चार, ये भी लेंगे 10, फिर इसी तरह लेंगे एक ये 11, फिर एक बार ये लेंगे 12, बड़का पूरा बड़ा वाला, एक ऐसे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक चार भुजा, ये बड़ा वाला 12, और फिर ये वाला एक 13, तो टोटल 13 चतुर्भुज है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें क्या है, देखिए ऐसे करके एक त्रिभुज बना है ना, तो उसी प्रकार यहाँ भी एक त्रिभुज बनेगा और कुछ भी नहीं है ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, ठीक है। सिंपल एक त्रिभुज है, बीच में एक लाइन जैसे है, ठीक ना। तो उस प्रकार कौन सा बनाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस तरह से सिंपल में इसमें है ऑप्शन नंबर 2 में ही, बाकी सब में क्या ज़्यादा तामझाम है, देख रहे हैं, यदि सब ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आंसर होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है कि उपदान यानी कि ग्रेच्युटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है, नियोजन अवधि, ग्रेच्युटी के बारे में, ठीक है, नियोजन अवधि के दौरान कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए नियोक्ता उन्हें ग्रेच्युटी प्रदान करता है, ये बात सही है, ठीक है, ये सही है। फिर दूसरा क्या है, ग्रेच्युटी का भुगतान आमतौर पर सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है, लेकिन सेवानिवृत्ति से पहले भी इसका भुगतान किया जा सकता है यदि कुछ शर्तें पूरी हो जाए, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, कोई भी व्यक्ति केवल तभी ग्रेच्युटी प्राप्त करने का पात्र होगा यदि उसने किसी संगठन में न्यूनतम 7 साल की सेवा पूरी कर ली हो। ये बातें थोड़ी सी गलत है। कैसे? इसमें क्या न्यूनतम 5 साल होना चाहिए, 5 साल की सेवा न्यूनतम अगर पूरी करे तो वो ग्रेच्युटी जो कोई भी संगठन से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है कि ये पूछा है कौन गलत है, तो इसका आंसर 3 हो जाता है। बाकी ये भी सही है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के 5 साल पूरा होने से पहले या यदि वह दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांग हो जाता है तो ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है 37 में क्या, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहता है, ठीक है। आप इसे कभी नहीं ये कह सकते हैं कि ये पूछ लिया गया तब नहीं पूछेगा, हमेशा रिपीट होते रहता है। आप जानते हैं तुम्हारी अगर थोड़ा सा भूलें तो मिस्टेक कर जाइएगा, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये सब क्या क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है, तो इस टाइप के कुछ महत्वपूर्ण डेट है जिसको एक बार आपको रिविजन करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि 1905 से शुरू करते हैं, जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। याद करते जाना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एक प्रश्न आपके लिए हमेशा ये जीवन में आते रहेगा और आपको ये फायदेमंद करेगा, ठीक है, और इससे आप सफल भी होंगे। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था, ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन में ही क्या हुआ, नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। यानी कि कांग्रेस का अगर पूछा जाए कि पहली बार फुट कांग्रेस में कब हुई, तो 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में, ठीक है। सूरत अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हो गया था। मोर्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? किसे कहा जाता है? तो 1909 को, ठीक है, मोर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? तो 1909 में ही हुआ था, ठीक है। अच्छा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये कब हुआ था? तो 1909 में, 1919 है ना, 1919 में हुआ था। 1919 से 3-4-5 प्रश्न याद रखना आपको, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में, रोलेट एक्ट भी 1919 में, खिलाफत आंदोलन भी 1919 में, ठीक है। ये सारी चीज़ ध्यान रखना है। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था, 18 तक चला था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? जब
पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, है ना, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। केंद्रीय विधानसभा पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कब फेंका था? तो 1929 में ही फेंका था, ठीक है। दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था? दोनों चीज़ें एक ही कहा जाता है घटना को, तो ये 1930 में हुआ था ना, 1930 में हुआ था। और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। देखिए, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1930 है ना, 31 और 32, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन, जिसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। अच्छा, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो याद रखना है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों को 23 मार्च 1931 में फांसी दिया गया था, ठीक है। कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में ही हुआ था, है ना, कराची अधिवेशन। और भगत सिंह को, सुखदेव, राजगुरु को फांसी 1931 में दिया था। गांधी अर्जुन समझौता भी 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ? 1939 में हुआ, 45 तक चला था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। और भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, वर्ष 1915 में पेन्सहर्स्ट के लॉर्ड होर्डिंग द्वारा देश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर हिंद से सम्मानित किया गया था। तो केसर हिंद से किसे सम्मानित किया गया था? तो गांधी जी को किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अब एक क्वेश्चन आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था? तो गांधी जी ने ही त्याग दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर की उपाधि त्याग दिया था? सर बोल दे, या तो नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत बोले या तो मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कालिदास के पुस्तक से। इसका 5-6 पुस्तक है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। याद रख लेना आपको, मेघदूतम के लेखक कालिदास, रघुवंशम के लेखक कालिदास, कुमार संभवम के लेखक कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास, मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कालिदास, ऋतु संहारम के लेखक कालिदास, ठीक है। एक चीज़ कालिदास में ये ध्यान रखना है कि सभी पुस्तक के जो लास्ट वाला वॉइस है ना, एक जैसा आएगा। जैसे देखिए, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, ऋतु संहारम, ये सभी के लेखक कालिदास है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। और कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के देश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। तो युद्ध या तो बाहरी आक्रमण जो आपातकाल लगता है वो अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। अनुच्छेद 352 में यहाँ 3 अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है जो आपको याद भी होगा। कौन कौन सा? 352, 356 और 360, ठीक है। 352 राष्ट्रीय आपात हो गया, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 हो गया वित्तीय आपात। अच्छा, जो 352 है, अनुच्छेद 352, ये भारत में कितनी बार लगा है? तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। कब कब लगा था? 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1962 में लगा था भारत चीन युद्ध के दौरान, और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और 1975 में बाह्य आक्रमण या तो जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 356 से याद रखना क्या कि बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा? तो 8 बार लगा है, ठीक है। और वित्तीय आपात अब तक देश में कितनी बार लगा? तो 1 बार भी नहीं लगा है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें पहले ये ध्यान रखना है। बस अनुच्छेद ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 618 CE में हर्षवर्धन को हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था किसने मालूम? पुलकेशिन द्वितीय ने। अब पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो हराया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, है ना। हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, ठीक है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो हराया था ये किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है किसमें? ऐहोल अभिलेख में, ठीक है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे? तो पुलकेशिन द्वितीय से है, ठीक है। इसे याद कैसे रखना ताकि कभी नहीं भूलना? तो देखिए, ए होल, होल मतलब क्या होता है? छेद। तो पुल में छेद है,
पुल में क्या है, छेद है, तो ये होल जैसे ही आएगा दिमाग में आ जाएगा क्या, पुल, है ना, पुलकेशिन द्वितीय से। कन्फ्यूजन थोड़ा सा नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया या तो समुद्रगुप्त ये सब रहता है, तो आपको ए होल से थोड़ा हिंट मिल जाएगा, आप आंसर खटाक से टिक कर दीजिएगा। होल किस में, पुल में, तो ए होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रही बात किसकी, हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन से एक क्वेश्चन अक्सर ज़्यादातर आता है कि व्हेन किसके समय भारत आया था, तो व्हेन हर्षवर्धन के समय, व्हेन हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश का शासक था, और नरसिंह वर्मन जो है ये पल्लव शासक था। नेक्स्ट है, उस समुद्र का नाम बताइए, है ना, क्वेश्चन नंबर 42 है कि उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ ये अलग करता है, तो इसका आंसर है लाल सागर, है ना, लाल सागर जो है एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है। लाल सागर से एक क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो स्वेज नहर जोड़ता है, इसे याद रखना है, स्वेज नहर से लाभ मिलता है, लाभ यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है, स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें किसका, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई का उपयोग किया जाता है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 में कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, अस्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है, किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, अस्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है, तो ये लाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, है ना, CSO द्वारा ये लाया जाता है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो काफ़ी फेमस है ये झरिया, कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। और कोयले के लिए एक और प्रसिद्ध है, सबसे पहले कोयला जो पुराना सबसे मिला था वो कहाँ, तो वो रानीगंज पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कोयले जो कोयला है सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशत वाला कोयला पूछे तो वो भी एंथ्रासाइट कोयला होता है। सबसे घटिया कोयला क्या होता है, वो पिट कोयला होता है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक उत्पादक पूछे या तो भंडारण, दोनों में क्या हो गया, कौन सा हो गया, तो झारखंड हो गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप है, तो माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ी नदी द्वीप है, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, किस राज्य में है, तो असम में है। अच्छा सिंपल अगर पूछ लिया जाए, देखिए विश्व का, भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये माजुली द्वीप, ठीक है। अगर सिंपल में पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये क्या है, नदी द्वीप है, ध्यान रखना है, नदी द्वीप। अब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था, तो कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है नरसिंह देव प्रथम, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होता होना है, ठीक ना, क्योंकि एक है नरसिंह वर्मन प्रथम है, तो ध्यान रखना ये नरसिंह देव प्रथम है, ठीक है। तो ये किसने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर ये बनवाया था, ठीक है। अच्छा कोणार्क का, देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया ना कि कोणार्क का जो मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है, तो इसको हमेशा बोलते भी क्या हम लोग, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ध्यान रखना है ना, ये भूलना नहीं है। तो कोणार्क का ये सूर्य मंदिर, अब कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मालूम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये 13वीं शताब्दी में बना था, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था, ठीक है। उड़ीसा में कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है, ठीक है, याद रखना आपको, जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, उड़ीसा में लिंगराज मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, वही उड़ीसा में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में, और भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चित है और याद भी होगा आपको, ठीक है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में कहाँ है, ये है एलोरा, ठीक है, एलोरा, एलिफेंटा और अजंता तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में, और ये तीनों गुफाएं इतना फेमस है कि विश्व विरासत सूची में भी शामिल है ये, ठीक है। तीनों कौन, एलोरा, एलिफेंटा और अजंता की गुफाएं
विश्व विरासत सूची में भी ये शामिल है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलती है? तो शरावती नदी से निकलती है, ये है जोग जलप्रपात है ना, जोग झरना। लेकिन एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, इससे बड़ी एक झरना है, भारत की सबसे बड़ी जो झरना है, सबसे बड़ा झरना जो है ना, भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कुंचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक में है ना, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में। अच्छा, ये धुआंधार जलप्रपात कहाँ मालूम? तो ये जबलपुर में, मध्य प्रदेश में है ये, जबलपुर में। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो थोड़ा सा अगर डॉट भी है तो उसमें क्या, उससे रिलेटेड आपको हम VVA एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। जब आप एग्जाम देंगे, सेट मारेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये काफ़ी अपने आप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर रिपीट भी कई बार हुआ है, ठीक है। तो ये संयुक्त बैठक जो है, ये इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। और किस अनुच्छेद में है ना, दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक है ये किस अनुच्छेद में, ये भी पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमको आपको हमेशा रट के रखना है, ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति, ये भी मालूम है आपको, जो लोकसभा का जब जो है उसका कार्यवाही तभी शुरू होता है जब उसका जो संसद सदस्य टोटल जैसे 550 है, ठीक है। तो उसमें 1/10 भाग रहना चाहिए, 55 सदस्य निश्चित रूप से रहना चाहिए। 1/10 यानी 10वां हिस्सा उसमें उपस्थित होगा तभी संसद की कार्यवाही चलती है, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, 10वां हिस्सा उसमें उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। अब रही बात क्या, संसद की बात है, तो संसद का तो आपको बताते हैं आगे। संसद का गठन कब हुआ था, किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये झील की बात आई है तो 2 झील हमेशा, 3 झील रिवीजन करना है। कौन सा? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो है बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर के में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो है चिल्का झील, उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील तो वो सांभर झील, राजस्थान में है। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर देश में हमला किया था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो सिकंदर ने भारत पर हमला किया था कब? 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब 326 ईसा पूर्व में से एक चीज़ और याद रखना है, क्या? जब ये भारत पर हमला किया था तो ये झेलम नदी के किनारे है ना, राजा पोरस को हराया था। यानी कि झेलम का युद्ध उसे कहा जाता है, या तो हाइड स्पेस का युद्ध किया जाता है। यानी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि हाइड स्पेस का युद्ध या तो झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में ही हुआ था, ठीक है। और 326 ईसा पूर्व में हुआ था किसके बीच? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। एक क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट यही कि झेलम का युद्ध में राजा पोरस को किसने हराया था? तो सिकंदर ने हराया था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इस पे से याद हो गया आपको, ठीक है। आक्रमण कब किया था और युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। और रही बात क्या, ये क्या है? 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हुई थी ना। सिकंदर का मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था बेबीलोन में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा, है ना। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में, और ये युद्ध भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में, और मृत्यु 323 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो बेबीलोन में इनका हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये सब बोलने की बात ही नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था, ठीक है। अब ये विक्रमशिला आया, एक क्वेश्चन आएगा इसी तरह, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और ये दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो दोनों विश्वविद्यालय को, ठीक है, याद रखना है, दोनों
नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। याद कैसे रखना है, तो बख्तियार खिलजी, जैसे पटना से पीछे जो स्टेशन है बख्तियारपुर जंक्शन, तो बख्तियारपुर जंक्शन का नाम ये बख्तियार खिलजी पर के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है कि वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई है, तो वारली आप सुनेंगे, वारली कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, वारली महाराष्ट्र में, वारली चित्रकला ये महाराष्ट्र से शुरू हुई है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और लावनी तमाशा ये कहाँ का नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का ये। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था, तो वर्तमान भोपाल शहर बनाया था किसने, तो ये है मिहिर भोज ने, है ना, मिहिर भोज ने बनाया था। ठीक है, भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भी कौन है, तो मोहन यादव है। नेक्स्ट है चित्रकारी की पटचित्र शैली देश राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। चित्रकारी की पटचित्र जो है शैली देश राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है, तो ये कहाँ का, उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का। और एक क्वेश्चन याद रखना है इसको, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, तो वो भी उड़ीसा का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती कौन सी है, नर्मदा नदी। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदी निकलती है, लेकिन 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 नदी कौन कौन सी निकलती है, एक नर्मदा हो गया, और एक सोन नदी हो गया, और एक है जोहिला नदी, जोहिला। ठीक है, लेकिन नर्मदा और सोन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा बार रिपीट हुआ एग्जाम में। तो अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ, तो ये है मध्य प्रदेश में है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पहली लोकसभा का सत्र, पहला सत्र देश को शुरू हुआ, तो पहली लोकसभा का पहला सत्र जो है ये 13 मई 1952 में हुआ था। ठीक है, अब 1952 जब भी आए तो आपको 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है, देखिए लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, याद रखना है। देखिए 1952 में 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकसभा का गठन कब हुआ, 1952 में। राज्यसभा का गठन कब हुआ, 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ, तो 1952 में हुआ था। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन हमेशा रिपीट करना, जब भी आए 1952 तो याद रख लेना। ठीक है, और लोकसभा का पहला सत्र भी 1952 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, लोकसभा की संरचना जो है उसका संरचना किस अनुच्छेद में है, लोकसभा और राज्यसभा संसद। ठीक है, देखिए आपको ऐसे करवाते हैं याद। देखिए संसद का संरचना है अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, याद रखना है क्या, अनुच्छेद 79 में संसद का, और राज्यसभा का संरचना अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। याद कैसे रख लेना, देखिए तीनों सीरियल से 79, 80, 81। ठीक है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा याद कैसे रखना, बस एक शब्द याद रखना, सरल, है ना, सरल। अनुच्छेद 79, 80, 81 तीनों याद रहेगा, आपको जब भी पूछेगा आप आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है, सरल यानी संसद का संरचना है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 60। भारत और भूटान के बीच की सीमा देश भारतीय राज्यों से में लगती है, यानी कितने राज्यों से लगती है। ठीक है, तो ये लगता है 4 राज्यों से। वो कौन कौन सा है राज्य जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करता है, तो वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, है ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में। नेक्स्ट है साइंस का क्वेश्चन, यहाँ शुरू होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है, तो ओजोन परत को नष्ट करता है क्लोरीन, है ना, ऑप्शन में यहाँ है कि क्लोरीन ये नष्ट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्लोरीन नष्ट करता है। अब ओजोन से क्या कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पहले ओजोन का सूत्र क्या क्या होता है। ठीक है, ओजोन कौन सा है, तो ये O3 है, ये ओजोन है। ठीक है, ओजोन हो गया। ओजोन परत किस मंडल में है, तो ओजोन परत है स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत है। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो जब भी 16 सितंबर है तो 2 आपको दिवस रिवीजन कर लेना है, कौन कौन सा, एक 16 सितंबर है ओजोन संरक्षण दिवस, तो अगले यहाँ पर है क्या, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अच्छा, एक क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे, तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, जो ओजोन परत है वो क्या करता है, एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है, तो ओजोन परत ही रोकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया, तो विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण ये किया था किसने, आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था, है ना, आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था। नेक्स्ट है कि बिजली से धातु चढ़ाना यानी कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है, तो लोहे पर जस्ता जम जाता है। जस्ते का परत जो चढ़ाया जाता है ना उसे ही गैल्वेनीकरण कहा जाता है ना, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यसदी लेपन कहा जाता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो ये जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। और लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। और लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है, तो ये रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है, तो सबसे अधिक मुलायम धातु है वो कौन सा है, वो है सोना, है ना। सोना सबसे अधिक मुलायम धातु है। अगर पूछे सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सा है, तो वो भी है सोना। अगर पूछ दिया जाए सबसे तन्य धातु कौन सा है, तो वो भी है सोना। सोने का जो सिंबल क्या होता है, प्रतीक होता है Au। सोने का परमाणु संख्या कितना है, 79 है। सोना सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो वो कर्नाटक में होता है। सोना और कॉफ़ी दोनों में प्रथम राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है कैल्शियम। ठीक है। कैल्शियम से क्वेश्चन और याद रखना है क्या, कि जो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक मतलब सही पाया गया, है ना, किस तत्व तक ये सही पाया गया, तो ये कैल्शियम तक ही सही पाया गया था। ठीक है, कैल्शियम तक न्यूलैंड का अष्टक नियम सही पाया गया था। नेक्स्ट है कि डैश एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के पराग के बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों के अध्ययन से संबंधित है, तो वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4, पराग कणों और बीजाणुओं का अध्ययन, है ना। पराग कणों और बीजाणुओं का अध्ययन, पराग कणों और बीजाणुओं का अध्ययन एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के पराग के बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 67 में क्या है, डैश जंतु विज्ञान की शाखा है जो उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है, तो ये उभयचर से संबंधित है, ये सरीसृप विज्ञान है ना, हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जंतु विज्ञान की शाखा है जिसमें उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है, हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उभयचर मतलब क्या था, जो जल और थल दोनों जगह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68 में है कि डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना यानी कि माइक्रो एनाटोमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्या, ऊतक विज्ञान कहलाता है ना, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है टीबी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो टीबी जो रिमोट कंट्रोल होता है अपना, वो किस किरण पे काम करता है, किस तरंग पे, तो ये इंफ्रारेड किरण पे काम करता है, इंफ्रारेड तरंगे पर काम करता है। ठीक है, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंग के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। नेक्स्ट है इसमें मतलब कि जो रिमोट में है किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक हैं, यानी कि जंग तभी लगेगा जब उसमें क्या, जैसे लोहे में जंग लगेगा तो उसमें ऑक्सीजन और आर्द्रता, नमी दोनों होना चाहिए। ठीक है, लोह, ऑक्सीजन और आर्द्रता ये सभी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, तो किसको संश्लेषित करने के लिए, तो ये करते हैं
ग्लूकोज को, है ना, ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, यानी ग्लूकोज बनाने के लिए करता है। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज। और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद पूछे तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, तो विल्सन रोग का लक्षण कौन नहीं है पूछा है, तो बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्याएं, ये विल्सन रोग में होता है। ठीक है, अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न, ये भी विल्सन रोग में ये लक्षण होता है। पैरों या तो पेट में फ्लूइड बनाना, ये भी होता है। ठीक है, रतौंधी ये नहीं होता है, रतौंधी तो होता है किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो आंसर क्या होगा, ये नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और विल्सन रोग किस तत्व की अधिकता, यानी शरीर में किस तत्व के जमा हो जाने से विल्सन रोग होता है, तो तांबा के अधिकता से विल्सन रोग होता है, ये ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट है कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड यानी अम्ल पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है मेलिक एसिड, है ना, मेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मेलिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना है, अगर पूछा जाए भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चींटी या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और ये सल्फ्यूरिक जो एसिड है ये कहाँ पाया जाता है, बैटरी में, है ना, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 74 में क्या पूछा है कि बेरीएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के देश में परिवर्तन लाती है, तो ये किस में परिवर्तन लाती है, तो पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है बेरिएट्रिक सर्जरी। नेक्स्ट है कि डैश की कमी से रिकेट्स रोग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, है ना। ये किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है। अब विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक ना, रक्त का जो नहीं जमता है विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, अच्छा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो बी और सी जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील है ADEK, है ना, एडेक, याद रखना है, एडेक ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में। ठीक है, किस विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में, तो इसका आंसर हो जाएगा ये साइनाइड, है ना। साइनाइड को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा होता है, सामान्य होता है ना, धातु ऑक्साइड का स्वरूप सामान्य होता है। नेक्स्ट है मार्बल कैंसर, है ना, संगमरमर पर कैंसर क्या है, तो ये होता है कैसे मालूम, ये होता है अम्लीय वर्षा के कारण होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में है ना, अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था कि किस गैस के कारण ताजमहल पर है ना खतरा है, ताजमहल पे खतरा है, तो आंसर उसका क्या आया था, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि अम्लीय वर्षा जो होता है किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है, तो रक्त में क्या घुटन की समस्या होती है किसमें, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और रही बात क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पूछा जाता है आपसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहा जाता है ना, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। यहाँ पर क्या नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, हंसाने वाली गैस को क्या कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड ही है ना, हंसाने वाली गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड ही है। और इसकी खोज, हंसाने वाली गैस की खोज किसने किया था, तो हंसाने वाली गैस और ऑक्सीजन दोनों की खोज प्रिस्टिले ने किया था, प्रिस्टिले। नेक्स्ट है कि पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया ऑर्निथोफिली कहलाता है, ऑर्निथोफिली कहलाता है। देखिए
पक्षी से क्वेश्चन आएगा। एक और क्या आता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। याद कैसे रखना है, हमेशा आपको याद रहेगा। देखिए पक्षी यानी पक्षी क्या, उड़ता है, ठीक है, तो पक्षी उड़ता है यानी कि ओरनी, ओरनी है ना, एक जैसा वॉइस लग रहा है ना, ओरनी, पक्षियों का अध्ययन, ओरनी यानी उड़ना है ना, ऑर्निथोलॉजी है ना, पक्षियों जब भी आएगा तो ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 81, पियरे क्यूरी ने हेनरी बैक्यूरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ देश से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया। तो पियरे क्यूरी ने हेनरी बैक्यूरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ देश से संबंधित, तो किससे संबंधित, तो ये रेडियोधर्मिता से संबंधित है ना, संबंधित खोजों के लिए 1930 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार इसने साझा किया था, ठीक है। अब यहाँ पर दो नाम आया, ठीक है, एक पियरे क्यूरी हो गया, एक बैक्यूरेल हो गया। तो रेडियोधर्मिता की खोज किया था हेनरी बैक्यूरेल ने, ठीक है, और रेडियम की खोज किया था पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा कि रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, तो बैक्यूरेल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने देश तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। तो ये थैलियम की खोज किया था और उसका नामकरण किया था किसने, विलियम क्रुक्स ने, और थैलियम की खोज ये कब किया था, 1861 में किया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, बचपन से आपको याद है, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो रदरफोर्ड को दिया जाता है। न्यूट्रॉन का चैडविक है ना, न्यूट्रॉन का चैडविक। अब पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट है 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो परमाणु बैटरी का आविष्कार किया था हेनरी मुसेली ने, हेनरी मुसेली ने किया था। और बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि डेस ने ऊष्मागतिकी के प्रथम दो नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। तो ये किन्हें किया गया था, तो ये किया गया था विलियम थॉमसन को, है ना, विलियम थॉमसन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 86। अब यहाँ पर क्या है, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, चेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्त प्राय कला है ना का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है, तो ये कला का संबंध ये कौन सा, तेलंगाना से है ना, तेलंगाना राज्य से। तेलंगाना का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन आएगा, तो 2 जून 2014 टिक कर देना है, इसे भूलना नहीं है, याद रखना है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है, तो ये है कहाँ, रायपुर में। रायपुर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है ना। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था। इनका गुरु का नाम क्या था, तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, याद रखना है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के जो धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, वो कब इनमें शामिल हुआ था, 1893 में गए थे ये। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, तो ये 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है, तो ये यूपी है, ठीक है। और यूपी क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ध्यान रखना है। और नरोरा जो है विद्युत संयंत्र है, वो किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे अधिक लोकसभा सीटें, सबसे अधिक विधानसभा सीटें, ये सब कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में ये। नेक्स्ट है दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो ये है राजस्थान में है और किस पर्वत पर है, तो माउंट आबू पर्वत पर है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है, काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। कामायनी के लेखक है कौन है, जयशंकर प्रसाद, है ना, जयशंकर प्रसाद कामायनी पुस्तक के लेखक है। कामायनी और ये जयशंकर प्रसाद से और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि कौन सा आएगा, तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। आंसू के लेखक जयशंकर प्रसाद है। लहर के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। तितली पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
ध्यान रखना है। अब ऑप्शन ए में है कि सुमित्रा नंदन पंत है, तो सुमित्रा नंदन पंत से क्वेश्चन याद रखना है। चिदम्बरा है ना, चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। यामा पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। यामा पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। और साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, साकेत। और फिर एक है भारत भारती के लेखक भी मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव? तो हार्बर वेव का मतलब होता है क्या? सुनामी। सुनामी किसे कहा जाता है? तो समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है वो सुनामी कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, समुद्र के अंदर आने वाला भूकंप वो सुनामी कहलाता है। और जापान की बात आई यहाँ, जापान यानी 6G लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो जापान ही है। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम कला देश में स्थित है। तो श्रीरंगपट्टनम जो कला है ये कहाँ है? कर्नाटक में है। अच्छा, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। नेक्स्ट है 93। 93 में क्या है कि कामाख्या मंदिर काफ़ी फेमस है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? आपको मालूम है ये असम में है, ठीक है। कामाख्या मंदिर असम में है, असम में है, याद रखना है। असम से एक दो क्वेश्चन और भी याद रखना है। कौन सा? तो याद रखना है ये, है ना, रिवीजन कर लेना है कि एक सिंह वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? तो असम में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, असम में। और जो एक आया था ना क्वेश्चन कि माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कहाँ है? तो वो भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट है कि विश्व थायराइड दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस ये मनाया जाता है कब? तो 25 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और 25 जनवरी अगर बोल दे तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश में अंतर सरकारी संगठन है ना द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय है? तो ये कहाँ है? ये मुख्यालय है फ्रांस में, ठीक है। अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरर्स का मुख्यालय कहाँ? फ्रांस में, ठीक है। अब फ्रांस से क्या आप इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी ध्यान रख सकते हैं? तो अभी जो ओलंपिक खेल है, ओलंपिक 2024 कहाँ हो रहा है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही हो रहा है, ठीक है। 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, इस पर नज़र रखना है, ठीक है। तो ये फ्रांस में ही हो रहा है ओलंपिक 2024। और GST सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, किस देश में? तो फ्रांस में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट है सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को देश को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। तो ये किसको? इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय अस्पूफ्ड कॉल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है 97। ईरान के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ईरान के अंतरिम है ना, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद मोखबर को ये ईरान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ईरान की बात आई है तो ईरान के क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि व्यवसाय वृद्धि के मामले में PSU बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष पर है? तो व्यवसाय वृद्धि के मामले में PSU बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष पर है? तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था मालूम? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इंपीरियल ने बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI, ठीक है। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? तो नोबेल पुरस्कार विजेता है लेखिका एलिस मुनरो। वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली किस देश की पहली लेखिका थी? तो ये थी कहाँ की? ये थी कहाँ की मालूम? कनाडा की, ठीक है। ये कहाँ की थी? कनाडा की है। कनाडा से याद रखना है। जो अपना यहाँ GST जो लागू है किस मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा मॉडल पर ही आधारित है, ठीक है। अब रही बात साहित्य का, तो करंट अफेयर में याद रखना है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो जॉन फॉसे को मिला है। याद कैसे रखना है? हमेशा याद रहेगा आपको। देखिए साहित्य वो इस तरह से लिखा कि जो लोग पढ़ने वाला क्या फंस गया, यानी जॉन फॉसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे, यानी पढ़ने वाला इतना सुंदर साहित्य था कि पढ़ने वाला उसमें फंस गया, यानी कि जॉन फॉसे, ठीक है। और ये किस देश की है? तो जॉन फॉसे नॉर्वे की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी ये 2024 किसने जीता? तो ये जीता है जापान ने, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D, जापान ने जीता है। जापान से क्या रखना है? जापान की राजधानी टोक्यो है।
जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन, है ना। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। और उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और 6G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो जापान है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 4 का पूरा 100 प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।